ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हम बात करेंगे और बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है और जो भी आप अपनी कंपेटिटिव जो लाइफ है उसमें आप आगे जाएंगे तो कोई भी इंटरव्यू होगा उसमें, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो, देयर विल बी सम क्वेश्चन रिगार्डिंग इट, चाहे कम्युनिटी मेडिसिन हो या जो भी। आगे आप पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जाएं तो ट्यूबरक्लोसिस की मैनेजमेंट के बारे में सवाल वो ज़रूर होगा। तो ट्यूबरक्लोसिस की इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि पाकिस्तान इसकी प्रेवलेंस के हिसाब से दुनिया में फोर्थ या फिफ्थ नंबर पर है और अगर इसी तरह सिचुएशन बढ़ती गई तो जो चंद हाईली इंडेमिक कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, चाइना है, उनके साथ पाकिस्तान भी इंक्लूड हो जाएगा। और जो इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह यही है कि इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है जो जिसकी वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये ट्रांसमिट होता है। तो आप जानते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ट्यूबरक्लोसिस वो होता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो और ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी रीज़न यही है कि ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। अगर पेशेंट कफ करेगा, हंसेगा या जोर से बात करेगा तो माइकोबैक्टीरियम थ्रू ड्रॉपलेट ट्रेवल करके एयर में सस्पेंड रहेगा और दूसरा पर्सन जब उसी एयर में सांस लेगा तो उसके सांस की नाली में ये इन्फेक्शन चली जाएगी। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कोविड में आजकल बड़ी इंपॉर्टेंस हुई है कि कोरोना के केसेस में आपने पेशेंट जो है उसको मास्क पहनाना है। बिल्कुल इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस का जो केस है उसमें भी आपने पेशेंट को मास्क पहनाना है ताकि ड्रॉपलेट अगर प्रोड्यूस भी होता है तो वो एयर के जरिए आगे ना जाए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के आगे एक पूरी फैमिली है माइकोबैक्टीरियम की, तो उसमें जो ह्यूमन डिजीज कॉज करते हैं उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी है, एफ्रिकैनम भी, माइकोबैक्टीरियम एफ्रिकैनम है, बोवीज है। ये सारे भी किसी ना किसी तरह ह्यूमन को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बाय फार कॉमनेस्ट वैरायटी है। तो 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड विद ट्यूबरक्लोसिस। और इसका मतलब ये नहीं है कि सबको साइन एंड सिम्टम्स होंगे, लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उनके लंग्स के अंदर मौजूद है, उनकी बॉडी के अंदर मौजूद है, चाहे क्लिनिकल डिजीज कॉज नहीं भी करता। एंड ये बहुत बड़ी कॉज है डेथ की फॉर इन पर्संस ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज में। और अब तो ये यूरोपियन कंट्रीज में भी ट्यूबरक्लोसिस दोबारा से इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ HIV केसेस। तो HIV केसेस ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर ट्यूबरक्लोसिस होने का हाई चांस है। ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सबको पता है कि ये ऑब्लिगेट एरोब है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो पुराने ज़माने में जब अभी सैनिटोरियम वो जब एंटीबायोटिक्स नहीं बनी थी तो लोगों को ऐसे वो मीडियम यूज़ करते थे जिसमें माइकोबैक्टीरियम की ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए। इसके लिए या तो उनको सैनिटोरियम भेज दिया जाता था जहाँ जो पहाड़ी इलाकों में होते थे। पाकिस्तान में अभी भी मरी के करीब एक पुराना सैनिटोरियम मौजूद है। तो और बाकी ज़ियारत में कायदे आज़म को इसीलिए भेजा गया था क्योंकि वो भी एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर भी ऑक्सीजन कम है एज कम्पेयर टू सी लेवल। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि माइक्रोबैक्टीरियम की ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती थी। और प्रीवियसली जब एंटीबायोटिक्स नहीं बनी थी तो कुछ सर्जरीज भी ऐसी थी जिनमें जिस लंग के लोब के अंदर माइकोबैक्टीरियम होता था उसको सर्जरी के जरिए रिमूव कर दिया जाता था ताकि उस एरिया में ऑक्सीजन जाए ही ना। तो टीबी ड्रग्स 1940s और 50s उनमें डेवलप हुई थी। सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन बनी थी। आजकल स्ट्रेप्टोमाइसिन को इतना नहीं यूज करते। फिर इसके अलावा INH और पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड ये 1943 और 1952 में बनी थी।
इसमें आप देख सकते हैं कि जो इफ़ेक्टिव ड्रग्स टीबी की ट्रीटमेंट के लिए आजकल यूज़ हो रही है इस इन तीनों में, दैट इज़ दीज आर आइसोनियाजिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये भी उस वक्त डेवलप नहीं हुई थी जिस वक्त कायदे आजम को ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो इफ़ेक्टिव कीमोथेरेपी उस वक्त बनी नहीं थी। ट्रांसमिशन का आपको बता दिया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बोवीज एफ्रिकैनम, माइक्रोटी, कैनिटी, ये सारी इसकी सब टाइप्स हैं जो ह्यूमन में डिजीज करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन ट्यूबरक्लोसिस है। बोवीज आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ चुके होंगे कि ये अनपेस्चराइज्ड मिल्क वगैरह से स्प्रेड करती है। ट्रांसमिशन का आपको बता दिया। और टीबी का स्प्रेड कैसे है? सेम कोविड का जो आप स्प्रेड पढ़ते हैं उसी तरह का ही है कि कोविड का पेशेंट जिस एयर में सांस लेता है, कफ करता है, अगर उसमें दूसरा बंदा सांस ले ले तो उसके अंदर चला मतलब बैक्टीरिया उसके लंग्स के अंदर जाके डिजीज क्रिएट कर देता है। तो इसमें ये पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रोकने का तरीका ये है कि ये जो सोर्स है जहाँ से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम मास्क पहना दें तो बहुत हद तक ये ड्रॉपलेट का स्प्रेड वो कम हो जाएगा। और अगर जो रिसीवर है बंदा, उसको भी मास्क पहना दिया जाए तो मजीद ट्रांसमिशन कम हो सकती है। सर फोमाइट से होती है स्प्रेड? इसमें मेनली तो ड्रॉपलेट का ही है स्प्रेड, बाकी और कोई इसमें ऐसा स्प्रेड नहीं है। ड्रॉपलेट भी किसी भी जगह पे 8 फुट की हाइट पे सस्पेंडेड रहते हैं, अप टू 8 फुट। तो फिर उसका तरीका का यही है कि जिस एरिया में, जैसे आपका पेशेंट एरिया, वहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हों तो आप वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। ओके। अब टीबी किस पेशेंट को ज़्यादा लगेगा? ये बिल्कुल वही है जैसे हम कोविड का देख रहे हैं कि इतना फासला होना चाहिए, मास्क लगाया होगा या नहीं लगाया होगा, और कितनी देर के लिए कोविड पॉजिटिव पेशेंट इन कांटेक्ट रहा है। सेम थिंग इज द टीबी इज इन टीबी। उसमें हम ये देखेंगे कि हमने कितनी देर टीबी के पेशेंट के साथ रहे, कितनी देर हमारा एक्सपोजर हुआ, और हमारा डिस्टेंस कितना था, और इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का लोड उस पेशेंट में कितना था। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं और इनके आपस में कॉम्बिनेशन के बाद ही ये डिटरमिन होता है कि टीबी एक्वायर करने का कितना चांस है। तो तमाम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जिसमें ड्रॉपलेट प्रोड्यूस होता है, उसमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि आप पेशेंट से एक सेफ डिस्टेंस पर रहें। और ये बात हदीस में भी है कि उसका मफहूम यही है कि अगर किसी को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तो उससे 2 या 3 एरोस के फासले पर खड़ा होना चाहिए। तो वो तकरीबन इतना ही फासला बन जाता है जितना ये आजकल बता रहे हैं। अच्छा, अब इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में आती है तो आप सब थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं कि ट्यूबरक्लोसिस सबसे पहले तो गोन फोकस बनाती है, और जब वो लोकलाइज लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर ले तो गोन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब अगर पेशेंट के अंदर 100 पेशेंट्स के अंदर गोन कॉम्प्लेक्स बना है तो उनमें से 90% के अंदर वो वहीं पर ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। 10% में गोन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो ब्लड के अंदर और लिम्फ्स के जरिए पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगी। अगर ट्यूबरक्लोसिस इस तरह पूरी बॉडी के अंदर फैल जाए, जो कि 10% केसेस में होती है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है मिलरी ट्यूबरक्लोसिस। 90% के अंदर गोन कॉम्प्लेक्स के बाद ये फैलती नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम इसको कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन जिंदगी की किसी लेटर स्टेज में जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो टीबी के जरासीम की रीएक्टिवेशन हो जाती है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस या पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है। जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, इन ओल्ड एज पर्सन्स एंड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। यानी जरासीम बॉडी के अंदर आया और फौरी तौर पर पूरी बॉडी में फैल गया, लंग्स में फैल गया और फौरी तौर पर डिजीज कर दी।
ये होता सिर्फ 10% केसेस में है और इसको हम प्राइमरी टीबी कहते हैं। 90% में बॉडी में आता जरूर है, लेकिन ये फौरी इन्फेक्ट नहीं करता, हमारे मैक्रोफेजेस इसको कंट्रोल कर लेते हैं और लेटर ऑन ग्रैनुलोमा बन जाता है। फिर कभी अगर इम्यून सिस्टम वीक हो तो तब ये बॉडी में मैनिफेस्टेशन इसकी शुरू हो जाती है। जो हमने शुरू में पढ़ा था कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी के अंदर ग्रैनुलोमा मौजूद है और जिंदगी में किसी ना किसी स्टेज पर वो एक्टिव हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है पिक्चर, इसको आप देख सकते हैं। तो ये आई थिंक शायद डेविडसन से ही ली गई है। तो इसमें वही जो मैंने स्टेजेस बनाई हैं, और ये बात याद रखिएगा कि जो पोस्ट प्राइमरी या सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस है, इट इज ऑलवेज इन द अपर लोब्स, और जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है वो अपर लोब की परवाह नहीं करती, क्योंकि उसने ब्लड के थ्रू स्प्रेड करना होता है। तो वो जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स जाएंगी वो वहाँ वहाँ पहुँच जाएगी, और इसीलिए लंग के अंदर मिलरी पैटर्न भी इसीलिए आता है कि छोटी छोटी वेसल्स के अंदर जहां जहां माइक्रोबैक्टीरियम जाएगा वहां डॉट बन जाएगा और वो एक्सरे में नजर आएगा। ये देख लें कि 5% में इन्होंने 5% लिखा है कि प्राइमरी डिजीज होती है, जो मैंने आपको बता दी। 95% में लेटेंट टीबी होती है, यानी वो होती है लेकिन अंदर कंट्रोल्ड हालत में होती है। तो इस बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें डिजीज दोबारा रीएक्टिव नहीं होगी, सिर्फ 5% रीएक्टिवेशन होगी और वो पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइड पे चली जाए। तो ये एक है। इसमें बस यही बात याद रखनी है कि जब भी किसी के अंदर मिलरी टीबी आपको नजर आए, ऑलवेज थिंक कि इसके अंदर प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है। लेटेंट टीबी में पेशेंट को गोन फोकस और गोन कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर हम उसकी बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स चेक करें जो कि टीबी के एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, आपको पता है कि जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होती है तो लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं और कुछ मेमोरी टी सेल्स बन जाते हैं। तो वो मेमोरी टी सेल्स ब्लड के अंदर डिटेक्ट होते हैं, लेकिन पेशेंट को ना कोई सिम्टम्स होती हैं, ना उसका स्पूटम टेस्ट पॉजिटिव होता है, ना उसके एक्सरे में कोई फाइंडिंग्स होती हैं। जबकि एक्टिव डिजीज हो तो उसका एक्सरे नॉर्मल हो सकता है या सिम्टम्स आ सकती हैं। तो ये लेटेंट टीबी और जो एक्टिव टीबी उसका फर्क है। आप में से कोई बता सकता है कि लेटेंट टीबी कब इम्पोर्टेंस इख्तियार करती है? सर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो रहे? जी जी बिल्कुल। ये उस वक्त इम्पोर्टेंस आती है जब आपने किसी पेशेंट को कोई ऐसी ड्रग देनी है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी रिड्यूस हो। मिसाल के तौर पे रूमेटाइड आर्थराइटिस का केस है, आप उसको मीथोट्रेक्सेट या कोई ऐसी ड्रग देते हैं जो इम्यूनिटी कम करती है, तो देर इज एवरी लाइकली पॉसिबिलिटी कि उसको टीबी डेवलप हो जाए। इसी तरह अगर पेशेंट फ्यूचर लाइफ में डायबिटिक हो जाता है तब भी उसको टीबी डेवलप हो सकती है अगर लेटेंट इन्फेक्शन है। इसी तरह अगर आपने किसी को स्टीरॉयड दिए हैं और स्टीरॉयड यूज करने से पेशेंट का वो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा तो टीबी दोबारा एक्टिव हो सकती है। इसी तरह कोविड के तनाजुर में अगर आप देखें तो हम जो ड्रग्स दे रहे हैं, स्टीरॉइड्स और टोसिलिजुमैब, जो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे रहे हैं, दे ऑल रिड्यूस इम्यूनिटी, और देर इज ए हाई चांस के फ्यूचर में ऐसे लोगों के अंदर ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो जाए। तो उसके लिए हमें ना सोच समझ के पेशेंट को कीमो प्रोफाइलैक्सिस देना पड़ता है फॉर ट्यूबरक्लोसिस। इसमें सबसे जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को इनहिबिट करने वाली ड्रग है जिसको इन्फ्लिक्सिमैब कहते हैं, उसका बहुत ज्यादा एसोसिएशन है विद टीबी एक्टिवेशन। ये अभी कुछ देर में सेशन एंड हो जाएगा तो मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर लूंगा एंड होपफुली वी विल फिनिश इट इन 10 to 15 मिनट। जी चलें प्रोसीड हम करते हैं आगे। तो इन्फ्लिक्सिमैब का नाम आपने याद रखना है कि इन्फ्लिक्सिमैब देते हैं हम बहुत सारी डिजीजेस में।
ऑटो इम्यून डिजीजेस में हम देते हैं, और इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में ये मेन ड्रग है। इन कंडीशन में देयर इज ऑलवेज ए चांस कि टीबी की रीएक्टिवेशन हो जाए। तो उन केसेस में हम कीमो प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। उसका मतलब ये है कि हम पेशेंट को टीबी की पहले चेक कर लेते हैं कि उसको लेटेंट टीबी है या नहीं। उसके लिए हम उसके बॉडी में से लिम्फोसाइट्स चेक कर लेते हैं, एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स, यानी वो लिम्फोसाइट्स जिन्होंने टीबी एंटीजन को सेंस किया, उनकी प्रेजेंस चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए 2 टेस्ट हम करवाते हैं, टी स्पॉट टी और क्वांटिफेरॉन टेस्ट। इससे हमें ये पता लग जाता है कि बॉडी में ऐसे मैक्रोफेजेस मौजूद हैं जिन्होंने टीबी के जरासीम को इनकाउंटर किया हुआ है। तो अगर वो मिल जाएं तो हम ऐसे पेशेंट को इन्फ्लिक्सिमैब या कोई भी ड्रग स्टार्ट करवाने से पहले टीबी का प्रोफाइलैक्सिस दे देते हैं। तो टीबी के किसी को इल्म है कि टीबी के प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम कौन कौन सी दवाइयां दे सकते हैं? सर आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन। इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। फर्स्ट इज दैट कि हम पेशेंट को आइसोनियाजिड दे दें फॉर 9 मंथ्स। एक और कॉम्बिनेशन है, उसमें हम आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन का कॉम्बिनेशन 3 मंथ्स के लिए दे सकते हैं। तो ये पता है सबको कि कॉमनली हम कितनी ड्रग्स देते हैं 3 सर ट्रीटमेंट सर के 4 लिए? सर शुरू में हाँ, 4 देते हैं, उसके बाद 2 कर लेते हैं। शुरू में हम 4 ड्रग्स देते हैं इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जबकि प्रोफाइलैक्सिस के लिए या हम आइसोनियाजिड देते हैं या आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। ये कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं जिनके अंदर प्राइमरी टीबी होने का चांस है या टीबी की रीएक्टिवेशन होने का हाई चांस है। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तकरीबन तमाम की तमाम कंडीशंस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स हैं, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, और सिलिकोसिस का हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिलिकोसिस के अंदर एल्वेओलर मैक्रोफेजेस का फंक्शन खराब हो जाता है, एंड देयर इज ए कंडीशन जिसको हम कहते हैं सिलिको ट्यूबरक्लोसिस। तो वो डेवलप हो सकती है डायबिटीज में, किडनी डिजीज में, कैंसर्स में, लो बॉडी वेट, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, इन सब कंडीशंस में देयर इज रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। सिम्टम्स आप सबको बहुत अच्छी तरह इल्म है कि पेशेंट को अगर 15 दिन से ऊपर सिम्टम्स हों, जिसमें कोई भी सिम्टम, रेस्पिरेटरी हो सकती है, कफ हो सकता है, फीवर हो सकता है, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है, इन और या हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट हो, और साथ में पेशेंट का फीवर की, मतलब कोई भी इस तरह की कंडीशन जो 15 दिन से ऊपर की है, ऑलवेज थिंक अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, अब मेन बात पे आ जाते हैं कि आपके पास अगर टीबी का केस आ जाए तो आप उसके कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे? पीपीडी, एक्सरे। ओके, पीपीडी स्टैंड्स फॉर प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। सही। तो इस लिस्ट में है अब? सर पहला टेस्ट। यस, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, और इसको पीपीडी इसलिए कहते हैं कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव हम यूज़ करते हैं। होता ये है कि हम चेक कर लेते हैं कि पेशेंट की बॉडी के अंदर एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स हैं, यानी लेटेंट टीबी को चेक करने के लिए। तो हम माइकोबैक्टीरियम बोवीज की सेल वॉल से कुछ मटेरियल ले लेते हैं और उस मटेरियल को पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो इंजेक्ट करने के बाद अगर बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो करे तो हम उसको ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करते हैं, बट इट्स ऑब्सोलीट नाउ, बहुत कम यूज होता है। ये आइग्रा क्या है? इंसुलिन गामा एसे, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे। रिलीज। आइग्रा
बेसिकली हम करते हैं एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स को चेक करने के लिए। ये ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट की ही एक मॉडर्न रिप्लेसमेंट है। इसमें ब्लड लेके हम उसमें चेक कर लेते हैं कि आइग्रा का क्या है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस में रेज हो जाता है। लेकिन ये भी लेटेंट टीबी के लिए है। एक्टिव टीबी को चेक करने के लिए कौन से टेस्ट हम करवा सकते हैं? सर AFB हाँ, चेस्ट एएफपी एक्सरे। किस तरह? हाँ जी, किस तरह हम एएफपी को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं? सर स्प्यूटम कल्चर स्प्यूटम। हाँ, अब दो तरीके हैं, या तो आप उसको डायरेक्टली विजुअलाइज कर लें, उसके लिए फिर आप उसकी स्टेनिंग करते हैं, जो काफी पुराना मेथड है। कौन सी स्टेनिंग यूज होती है? सर एसिड फास्ट एएफपी स्टेनिंग हम जील यूज नेल्सन करते स्टेन। हैं। जी, जेडन स्टेनिंग हम उसमें ना वो कर सकते हैं, और एएफपी एसिड फास्ट बेसिलाई को देखने के लिए हम करते हैं। तो इसमें फिर हम चेक कर सकते हैं कि माइकोबैक्टीरियम अंदर मौजूद है स्पूटम के या नहीं। लेकिन इसकी एक लिमिट है, ये उस वक्त पॉजिटिव आता है जब 1 ml जो स्पूटम है उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम की तादाद 1000 से ऊपर हो, ही ये पॉजिटिव आता है। तो दैट्स वाई कभी भी एक स्पूटम माइक्रोस्कोपी नहीं हम करवाते, हम 3 टेस्ट करवाते हैं लगातार, कि अगर फॉल्स नेगेटिव ना आ जाए, तीनों टेस्टों को चेक करवाते हैं। इससे बेहतर भी अब एक आ गया है टेस्ट, वो क्या है? सर नेट वो है पीसीआर बेस्ड टेस्ट। इस हाँ, उसमें स्पूटम लेके हम उसको एक मशीन पे चेक कर लेते हैं। उस मशीन में ये होता है कि जो मशीन है वो स्पूटम के अंदर बैक्टीरियल जो डीएनए है उसको डिटेक्ट कर लेती है और उसको एम्पलीफाई कर देती है थ्रू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये मशीन अगर 1 ml स्पूटम के अंदर सिर्फ 10 माइक्रोबैक्टीरियम भी हो तो उनको भी डिटेक्ट कर लेती है। तो जो और इस टेस्ट का ना दो तरह के टेस्ट हम मॉलिक्यूलर बेस्ड यूज करते हैं। एक का नाम है जीन एक्सपर्ट और एक को हम कहते हैं लाइन प्रोब एसे, LPA। ये दोनों पीसीआर बेस्ड टेस्ट हैं और इनका रिजल्ट जो है स्पेशली जीन एक्सपर्ट का वो विद इन 2 आवर्स आ जाता है। और स्पूटम माइक्रोस्कोपी के मुकाबले में इसका डिटेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अब तक WHO की तरफ से जो इनिशियल टेस्ट है वो स्पूटम माइक्रोस्कोपी है। और इसके लिए किसी को अंदाजा है कि स्पूटम माइक्रोस्कोपी के लिए हम कौन कौन सी माइक्रोस्कोप्स यूज कर सकते हैं? सर लाइट माइक्रोस्कोप जो नॉर्मल होते हैं। जी, हम लाइट माइक्रोस्कोप भी यूज कर सकते हैं और आजकल जो नई लेटेस्ट आई हुई है दैट इज फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, उसमें स्टेन है ना, ये नहीं यूज करते। स्टेन उसमें और यूज करते हैं और जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं तो डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस शाइन करते नजर आते हैं लाइक स्टार्स इन स्काई। तो उसको हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी कहते हैं। उसकी पिकिंग रेट कुछ ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टेनिंग, लेकिन इन दोनों की पिकिंग पावर इतनी नहीं है जितनी जीन एक्सपर्ट की और लाइन प्रोब ऐसे की है। तो इस बात का हाई चांस है कि मुस्तकबिल में स्पूटम फॉर जीन एक्सपर्ट या लाइन प्रोब ऐसे स्पूटम माइक्रोस्कोपी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये इस पे काम चल रहा है। आई थिंक अगले 3-4 साल में ना स्पूटम फॉर जीन एक्सपर्ट विल बी द फर्स्ट टेस्ट टू बी एडवाइज्ड और स्टेनिंग वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा। सर उसमें कॉस्ट का मसला नहीं आता? कॉस्ट का मसला उसमें आता तो है, कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं कि जो जीन एक्सपर्ट है उसकी मशीन के लिए आपको एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए। फिर उसमें आपको टेस्ट लगाने के लिए ये ख़ास किस्म का मतलब सेटअप चाहिए कि इन्फेक्शन ना फैले वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें ना वो करके फिर ही हम ये कर सकते हैं। लेकिन WHO की तरफ से इस पे काम जारी है। आपको हैरानी होगी कि पंजाब में एटलीस्ट तमाम तहसील लेवल पे एटलीस्ट जीन एक्सपर्ट मशीन पहले ही अवेलेबल है। तो यस सर। मजीद कुछ एफर्ट करेंगे तो कस्बों के लेवल पर भी आ जाएगी। तो ये है सारा सिलसिला। जीन एक्सपर्ट इज द फ्यूचर, क्योंकि इसकी डिटेक्शन पावर बहुत ज्यादा है। अच्छा, जीन एक्सपर्ट से भी ज्यादा जो डिटेक्शन पावर है वो है कल्चर की।
तो कोई बता सकता है कल्चर का क्या तरीका कार है? सर बैक्टीरिया को लेके उसी शेड। बिल्कुल, इट इज एन इंटरैक्ट मेथड ऑफ सीइंग टू डिटेक्ट बैक्टीरिया, यानी इसमें आपको नजर नहीं आ रहा होता जब तक वायरस सिंगल होता, बैक्टीरिया सिंगल होता है, लेकिन जब वो ग्रो करके कॉलोनी बना लेता है तो तब आपको वो बाद में नजर आना शुरू हो जाता है। तो कल्चर्स किस किस्म के होते हैं, कोई बता सकते हैं? दो तरह के कल्चर्स होते हैं, एक लिक्विड कल्चर्स होते हैं और एक सॉलिड कल्चर्स होते हैं। जो लिक्विड कल्चर्स हैं वो विद इन 2 वीक रिपोर्ट दे देते हैं, और जो सॉलिड कल्चर्स हैं ये 6 वीक के बाद रिपोर्ट देते हैं। और इसमें जो मशहूर तरीन है वो आपको पता है, एलजे मीडियम हम उसको कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा और ये बड़ा कॉमन वाइवा क्वेश्चन है, लेवेंस्टाइन जेनसन मीडियम। बाकी लिक्विड जो मीडियम है उनका भी नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा क्योंकि वो कॉमनली यूज नहीं होते, उनकी रिलायबिलिटी इतनी नहीं है। कल्चर का फायदा एक और भी है कि डिटेक्शन के अलावा वो ये भी चेक कर लेते हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम है वो आइसोनेजेड रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन इनके अगेंस्ट एक्ट करते हैं या नहीं करते, यानी इनको सेंसिटिव है या नहीं। इसका तरीका ये है कि जब कॉलोनी ग्रो हो जाती है तो उसके 5 पीस करके 5 डिशेस में रख के ये 5 दवाइयां डाल देते हैं और भी चेक करते रहते हैं। अगर इन दवाइयों के अगेंस्ट कॉलोनी की ग्रोथ स्टॉप हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये दवाइयां इफेक्टिव हैं। तो पूरा जो टेस्ट हम करवाते हैं उसको हम कहते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। और चेस्ट एक्सरेज WHO के क्राइटेरिया में डायग्नोसिस के लिए नहीं है, लेकिन हमारे कंट्री में स्पूटम माइक्रोस्कोपी और जीन एक्सपर्ट इतना कोई रिलायबल चीज नहीं है क्योंकि करने वाले नीयत से नहीं करते। तो इसलिए हम जो क्लिनिशियंस हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम चेस्ट एक्सरे की सजेस्टिव फाइंडिंग और हिस्ट्री की बेस पे बाजुका टीटीटी शुरू करवा देते हैं चाहे टेस्ट भी नेगेटिव है। बट यू हैव टू स्टिक टू द ऑल दिस एल्गोरिथम कि आपने किस तरह आगे चलना है। ये जो मॉन्टोक्स टेस्ट है इसमें तरीक वही होता है कि प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव लगा के ये जो रेडनेस आई हुई है इसको मैयर कर लेते हैं। फिर आगे इसके 3 पैरामीटर्स हैं कि 15 मिलीमीटर की कट ऑफ है, फिर 10 मिलीमीटर है, फिर 5 मिलीमीटर है, और सबकी कंडीशन, ठीक है। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में 5 मिलीमीटर से भी ऊपर आ जाए तो उसको ETT स्टार्ट करवाने की है उसमें, और जो नॉर्मल है उसके अंदर अगर 15 मिलीमीटर से ऊपर आ जाए तो तब ETT स्टार्ट करवाने। बट इट्स ऑब्सोलीट नाउ, ये बहुत रियली हम करवाते हैं, इसके कुछ स्पेशल इंडिकेशंस हैं। अच्छा जी, ये आइग्रा का देख लें कि एक दफा पढ़ लें इसको। या बस इसमें ये है कि हमने वो वाले T सेल्स देखने हैं जो पहले माइकोबैक्टीरियम को सेंसिटाइज हो चुके हैं, उनको डिटेक्ट करना है। तो जो T स्पॉट टेस्ट है ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है ये उनकी प्रेजेंस को देखता है, और क्वांटिफ्रॉन उनको गिन भी लेता है कि कितने लिम्फोसाइट्स एक्टिव हैं। अच्छा, अगर ऐसा एक्सरे आ जाए तो शायद मैं स्पूटम ना ही करवाऊं, वैसे ही दवाई दे के घर भेज दूं। तो इसमें आप क्लियर कट देख सकते हैं कि कैविटेटरी चेंजेस हैं, और आप देखें कि हाई ऑक्सीजन वाले एरियाज जुड़े हुए हैं, ये ऊपर जहाँ हाई ऑक्सीजन होती है लंग के अंदर वहाँ सबसे ज्यादा ये है, और साथ में फाइब्रोटिक चेंजेस भी हैं। अच्छा जी, स्पूटम कल्चर का हो गया। जीन एक्सपर्ट का मैंने आपको बता दिया कि PCR है। ये एंटीबायोटिक्स हैं, आप सब इनमें देख सकते हैं। अब इसका भी एक है, आप सबको नाम का पता है। अब कोई बता सकता है कि इनमें बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी है ड्रग? दो तरह की होती है ना, एक बैक्टीरिया को ग्रोथ को शंट कर देती है, एक उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इन चारों में से बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी है? एम्पिसिल। इथेम्ब्यूटोल इज बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। बाकी सारी ना बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देती हैं फौरी तौर पे। इनमें से इथेम्ब्यूटोल को हम कहते हैं कि ये इसका स्टरलाइजिंग इफेक्ट है, यानी इसको हम देते हैं तो ये
बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता स्टेरलाइज करती है। बाकी आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन तो बहुत किलर हैं, ये तो 15-20 दिन के अंदर अंदर 99% ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, अब आपके पास एक पेशेंट आ गया, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम खत्म करते हैं, बट इट्स वेरी प्रैक्टिकल। आपके पास एक केस आ गया, you know he is having tuberculosis, you want to prescribe drugs, how will you do that? सर पहले हम देखें कि वो बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट तो नहीं है, यानी वो एमडीआर या एक्सडीआर की कैटेगरी में तो नहीं आता। वो रूल आउट हो गया। आपने सिंपल ड्रग सेंसिटिव टीबी की दवाई लिखनी है, आपके पास मरीज सामने डायग्नोज्ड, या आपके सीनियर ने कह दिया कि यार इसको टीबी की दवाई लिख के घर भेज दो, हाउ विल यू राइट इट डाउन? सर 6 मंथ्स का रेजीम होगा, जिसमें पहले 2 महीने हम पहले चारों दवाइयाँ यूज करेंगे, उसके बाद 4 महीने हम 2 दवाइयाँ कर देंगे। अच्छा, ये पहले तो ये गलतफहमी दूर कर दूं कि नेक्स्ट 4 मंथ्स जो टीबी के लेस एंडेमिक एरियाज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे 2 दवाइयां यूज होती हैं। जो हाईली एंडेमिक एरियाज हैं जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसमें कॉन्टिन्यूएशन फेज हम उसको बोलते हैं। पहला होता है इंटेंसिव फेज, जो फर्स्ट 2 मंथ उसमें 4 दवाइयां देते हैं, और कॉन्टिन्यूएशन फेज जो नेक्स्ट 4 मंथ भी हो सकता है, नेक्स्ट 7 मंथ भी हो सकता है, उसमें हम 3 दवाइयां यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड ड्रग इथेम्ब्यूटोल होगी विद आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिसिन इन कॉन्टिन्यूएशन फेज। ये WHO की रिकमेंडेशन है। ये पता है आपने पेपर पे क्या लिखना है, हाउ विल यू, क्या आप इस कैसे लिखेंगे? आइसोनियाजिड कितनी देनी है, रिफेम्पिसिन कितनी देनी है, इथेम्ब्यूटोल कितनी देनी है, पायराजिनामाइड कितनी देनी है? सर मार्केट से तो ऐसे आती है सर, ये सबकी आती है उनका कॉम्बिनेशन। हाँ आदिल, आपकी आवाज थोड़ी सी कटी, लेकिन आपने सही काम की बात बताई। आई थिंक आदिल, आप दोबारा बोलिए। सर ये कॉम्बिनेशन होता है 4 ड्रग्स का, रिस्पार प्लस के नाम से आता है, या तो यही हम प्रिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल सही। देखें, अगर हम अलग-अलग आइसोनियाजिड, अलग रिफेम्पिसिन और इथेम्ब्यूटोल दें तो पेशेंट को एक वक्त में शायद 10 से ऊपर गोलियां खानी पड़े। तो WHO ने इसका हल ये निकाला है कि उन्होंने एक सिंगल ड्रग के अंदर आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड को एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन में इकट्ठा कर दिया है। तो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन, FDC। तो अब पूरी दुनिया में जहां भी आपको टीबी की दवाई देनी है, वो आपने फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन की सूरत में देनी है। हर गोली जो आपको मार्केट में मिलेगी टीबी की, जिसमें 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होगा, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं भी है, उसमें आइसोनियाजिड एक गोली के अंदर 75 मिलीग्राम होगी, रिफेम्पिसिन 150 मिलीग्राम होगी, इथेम्ब्यूटोल 275 मिलीग्राम होगी, और पायराजिनामाइड 400 मिलीग्राम होगी। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, 75, 150, 275 एंड 400। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलो एक गोली के अंदर तो ये चीजें इकट्ठी हो गई, तो पेशेंट को हम कितनी गोलियां देंगे फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन की? सर 2 टैबलेट पर डे से कहता है, किसी टाइम दिखा सकते हैं। क्या आदिल दोबारा बोलिएगा? सर 2 टैबलेट पर डे। ओके, अब हमने गोलियां जो देनी ना फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन की, इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी वेट। अगर पेशेंट का बॉडी वेट 35 kg से नीचे है तो हम उसको 2 टैबलेट्स देंगे फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन की। 35 से नीचे 2 टैबलेट्स, 35 to 54 kg 3 tablets of fixed drug combination, 55 and above 4 tablets। रिपीट कर देता हूँ, 35 kg से कम वेट है तो 2 गोलियां, 35 to 54 3 गोलियां, 55 एंड अबव 4 गोलियां। जितना भी ज्यादा हो, चाहे 100 से ऊपर वेट हो जाए, 55 से ऊपर 4 गोलियां देनी। ठीक है, और देनी फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन की। तो सर फिक्स्ड ड्रग जिसमें 4 कॉम्बिनेशन गोलियां चाहिए सर, वो कट्ठी लेगा एक
में या मतलब बच्चे बच्चे के लिए जी जी, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन की गोलियां उसने एक साथ ही खानी है। और किस वक्त आप देंगे उसे, क्या हिदायत करेंगे? गोलियां अर्ली इन द मॉर्निंग लेनी है विदाउट ईटिंग एनीथिंग। निहार मुंह गोलियां देनी है, क्योंकि अगर आपने कुछ उसको खिला पिला दिया तो आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन की अब्जॉर्प्शन नहीं होनी। ठीक है, तो आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन की वजह से हम पेशेंट को निहार मुंह गोलियां देते हैं। अच्छा, अब फायदा क्या होता है कि पेशेंट को कन्वीनियंट भी हो गया कि 16-17 गोलियों की बजाय वो उसको 3-4 गोलियां खानी है। एडहेरेंस अच्छी है। और फिर पेशेंट मोनोथेरेपी भी नहीं कर सकता अपनी मर्जी से ना। हो सकता है कि आप उसको अलग अलग दवाई दें, वो कहे चलो मैं आइसोनियाजिड खा लूं, रिफेम्पिसिन रहने दूं, फिर इस तरह रेजिस्टेंस नहीं डेवलप होती। लें जी, ये है सारा कॉम्बिनेशन, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन है, ये आप देख सकते हैं। ये चीज आपको ना इनके मुखफ़फ़ याद होने चाहिए। R stands for rifampicin, H stands for isoniazid, और Z stands for pyrazinamide and E stands for ethambutol। ये आपने याद रखना है कि किसका क्या एब्रीविएशन है, ये किस लिए। तो 75 मिलीग्राम, 150, 275 और 400, इट्स कॉल्ड फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन। ये जो मैं आपसे बात कर रहा था इसको देख लें। सर ये बुक में तो नहीं लिखी हुई पर ये या यही से हम स्क्रीनशॉट्स ले लें सर? हाँ, यही ले लें। वाइवा में तो लाजमी पूछना है ना, क्योंकि वो तो ये चीज तो पूछेंगे दवाई कितनी देनी है। साइड इफेक्ट्स क्या हैं जी एटीटी के, बता दें जरा जल्दी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं। क्लिनिकली सबसे कॉमन है गैस्ट्राइटिस, हेपेटिक टॉक्सिसिटी और स्किन रैशेस। तो जब भी टीबी की दवाई किसी को देनी है, उसको ये बता देना है कि जी दवाई खाने से आपके पेशाब का रंग सुर्ख हो जाएगा, परेशान नहीं होना। और उसको ये बता देना है कि अगर टीबी की दवाई खाने से आपको उल्टियां शुरू हो जाएं, गैस्ट्राइटिस में भी हो सकती है और हेपेटाइटिस में भी, जिस्म पे खारिश शुरू हो जाए, या अगर आपको देखने में कोई मसला शुरू हो जाए तो आप कर सकते हैं। ये विजन प्रॉब्लम से क्या मुराद है, कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम इसमें होता है एजीटी को देने से? सर कलर ब्लाइंडनेस होती है, इथेम्ब्यूटोल से मेनली सर कॉज होती है। सबसे पहले ये होता है कि रेड रेड ग्रीन डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। और बॉडी एक्स किस लिए होते हैं? सर ये हाइपरयूरेसीमिया कॉज करती है पायरेसिनामाइड। हाँ जी, पायराजिनामाइड हाइपरयूरेसीमिया कॉज करती है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है। लेकिन इट्स ट्रांजिएंट। पायराजिनामाइड हमने देनी भी 2 माह होती है, जैसे ही ड्रग खत्म करते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। ये आंसर आपने किया था माज? यस सर। ठीक। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा जी, रेजिस्टेंस 2 तरह की होती है। प्राइमरी रेजिस्टेंस ड्रग की, इसका मतलब ये है कि पेशेंट आपके पास आया और वो पहले ही रेजिस्टेंट था। तो ये यूजुअली उस वक्त होता है जब किसी के घर में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का केस हो, और उसका भाई या उसके घर में रहने वाला कोई और बंदा उसको टीबी डेवलप हो जाए, तो यूजुअली उसमें प्राइमरी रेजिस्टेंस होती है। सेकेंडरी रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि पेशेंट पहले सेंसिटिव था, लेकिन उसने कभी दवाई खा ली कभी नहीं खाई, 15 दिन खा के छोड़ दी, उसके अंदर देयर इज सेकेंडरी रेजिस्टेंस। और भी ये कुछ डेफिनेशंस हैं। मोनो रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि चारों ड्रग्स आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्बिटोल, पायराजिनामाइड, इनमें से किसी एक ड्रग की रेजिस्टेंस है। ये पाकिस्तान में बड़ी आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस। पोली रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एक टाइम 4 में से 2 ड्रग्स की रेजिस्टेंस है, लेकिन आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन दोनों इस ग्रुप में नहीं शामिल हो सकती, क्योंकि आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन की इकट्ठी रेजिस्टेंस को हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, एमडीआर। इस बात की समझ आई कि पोली रेजिस्टेंट और एमडीआर टीबी में क्या फर्क है? कोई रिवाइज करेगा इस चीज को?
सर कोलिन रेजिस्टेंस में सर कोई भी ड्रग हो सकती है, दो जिसमें दोनों आसन नहीं दोनों इकट्ठी नहीं होंगी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में हाँ सर दोनों रिफ्लेक्शन ड्रग्स हैं, आइसोनियाजिड दोनों होंगी। जी, और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन को भी रेजिस्टेंस है, एमडीआर भी है, और इसके साथ जो हम ड्रग रेजिस्टेंस की सूरत में दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं या इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, उनमें से भी किसी ड्रग से रेजिस्टेंट है तो उसको हमें एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस में 4 दवाइयों की रेजिस्टेंस होती है। नंबर 1 आइसोनियाजिड, नंबर 2 रिफेम्पिसिन यानी एमडीआर, प्लस नंबर 3 पे आ जाएगा एनी वन ऑफ द अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप्टोमाइसिन है, लेकिन अमीकासिन, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, इनसे भी रेजिस्टेंस हो सकती है। और फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये 3-4 किस्म के रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं। उनमें ओफ्लॉक्सासिन है जिसका यूज अब ऑब्सोलीट हो गया है, फिर लीवो लीवोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, गैटिफ्लॉक्सासिन है। ये 3 रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं। इनमें से किसी एक की रेजिस्टेंस अगर हो तो टोटल ये 4 ड्रग्स हो गई। इसको हम एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। इट्स वेरी रेयर बट इट्स वेरी डेंजरस। ये डेफिनेशंस मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप याद रखें। मोनो रेजिस्टेंट क्या है, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि पोली रेजिस्टेंट और एमडीआर में क्या फर्क है। ये कुछ ड्रग्स की क्लासेस हैं जो थोड़ी ओल्ड, अब क्लासिफिकेशन तो चेंज हो गई लेकिन दवाइयाँ वही हैं जो हम यूज करते हैं। ये उस सूरत में यूज होती हैं जब पेशेंट आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड से रेजिस्टेंट हो। तो इनको हम कहते हैं एसएलडी, सेकंड लाइन ड्रग्स। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स की बड़ी अहमियत है, लीवो, मॉक्सी और गैटिफ्लॉक्सासिन। इसी तरह इंजेक्टेबल्स आप देखें, कैनामाइसिन, अमीकासिन, कैप्रियोमाइसिन। और बाकी अगर आप बाकी एजेंट्स देखें तो उसमें लिनेजोलिड बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, फिर बेडाकोलिन, डेलामेनिड, ये बहुत सारी ड्रग्स हैं। ये मतलब फाइनल ईयर के लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन बस आप याद रखिएगा कि there are many drugs which can be used as second line। अब इसमें मसला क्या आता है सेकंड लाइन ड्रग्स का? नंबर 1, जो आम टीबी जिसको हम ट्रीट करते हैं उसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कम है। सेकंड लाइन ड्रग्स के या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट उससे डबल या ट्रिपल होता है। आम टीबी का कोर्स 3-4 हज़ार में हो जाता है, सेकेंड लाइन ड्रग्स का कोर्स 2 लाख रुपए में पूरा होता है। आम टीबी के अंदर क्योर रेट 97% है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के अंदर क्योर रेट सिर्फ 50% है। आम टीबी की जो दवाई है, जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत मिनिमल हैं। सेकेंड लाइन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए हर पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट पे ले जाना, उसको ट्रीट करना, इतना वेट करना, इतनी हाई मोर्टेलिटी को फेस करना, ये सारा घाटे का सौदा है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि टीबी की ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ड्रग्स की अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए WHO ने पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज में ये खास प्रोटोकॉल फॉर्मुलेट किया है जिसको हम कहते हैं डॉट्स। ये आपने शायद कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा होगा, कोई बता सकता है व्हाट इज डॉट्स? डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी। हाँ, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी है, और इसमें होता ये है कि मरीज के साथ हम किसी जिम्मेदार बंदे की ड्यूटी लगाते हैं कि वो मरीज को अपनी निगरानी में दवाई खिलाए। उसमें हो सकता है इमाम मस्जिद भी हो सकता है, उसमें कम्युनिटी का कोई और लीडर भी हो सकता है, उसी पेशेंट के घर में कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा भी हो सकता है। ये मैंने बता दिया कि एमडीआर टीबी क्यों डिफिकल्ट है, लॉन्गर ड्यूरेशन है, मोर साइड इफेक्ट्स हैं, एक्सटेंसिव फॉलोअप है, एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं। तो समरी आज की यही है कि हमने अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट करनी है टीबी की, और साथ में हमने पेशेंट का ये करना है कि उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करनी और पेशेंट की एजुकेशन करनी। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस ले लें, कोई भी एक बंदा।
सर रोल नंबर 1 Present. 4 Present. 5 Present. 6 6 डॉक्टर दिखाई 7 यही लगा ला दे अपने ना माइक ऑफ कर दे, जिसकी अटेंडेंस है सिर्फ वही ऑन रखे, बाकी वो अपना ऑन ना करे। 6 5 4 6 5 बादे 6 5 ये माइक ऑफ कर दे सर प्लीज सबके। एक चलो एक पता डाल दे। आप ही ले लो स्क्रीनशॉट, अगर किसी का रह गया ना कोई जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक जिसने करना है वो करता है। चले ठीक है सर। 5 जिंदे चलने ना 4 ने चलने पूरा यार ही जाना कौन है? आप ही अंदर चले टोटल लगी। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट सर वो ले लिए हैं सर। अभी 1 सेकंड बाद सर 1 मिनट बस सर रोक दो। मुझे तो पढ़ाया कुछ चला मुझे तो पढ़ाया दो कोई आइडिया दे कि तेरा क्या हो गया सी दे क्या ठीक है सर, मैंने वीडियो बना लिया पार्टिसिपेंट्स की ना। अच्छा गया था। हाँ, मीटिंग ब्लॉक कर दी थी ताकि कोई वो ना हो। 93 थे पार्टिसिपेंट, तो आप देख लीजिएगा। जी सर, मैंने वीडियो बना ली है, मैं आपको दिखा दूंगा सारी क्लास को। चलें ठीक। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर।